ब्रेकफास्ट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं की जर्नी आप जानते हैं बिल्कुल आसान नहीं होती। अलग अलग क्षेत्र से महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं, हजार चुनौतियां होती हैं। सबसे पहले घर से चुनौतियां शुरू होती हैं और उसके बाद बाहर सामाजिक चुनौतियों का जब हम जिक्र करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं ने मील का पत्थर साबित किया, माइलस्टोन सेट कर दिया है अलग अलग सेक्टर्स में। वो मेडिकल का सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, जर्नलिज्म हो, पॉलिटिक्स हो या फिर ग्लैमर का सेक्टर हो। देवी से दीवा तक वुमेन्स ने अपने आप को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बलबूते पर स्टैब्लिश किया है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर खास महिलाओं से आज इस पैनल में हम चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत इंस्पायरिंग होगी आपके लिए भी। स्पेशल रिपोर्ट। प्राचीन काल से ही महिलाओं को देवी का रूप माना जाता रहा है। शक्ति, ममता और समर्पण की प्रतिमूर्ति। घर परिवार की धुरी बनकर समाज की नींव रखते हुए उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया, चाहे वो दुर्गा की तरह शक्ति का प्रतीक हो या सरस्वती की तरह ज्ञान की देवी। महिलाओं ने हर रूप में समाज को संवारने का काम किया, परंपराओं की डोर को थामा। उन्होंने अपनी पहचान को बनाए रखा और हर चुनौती का सामना किया। एज अ पैनल ऑपरेटर मैं अभी यहाँ पे गोरखपुर जंक्शन पे काम कर रही हूँ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और पहले मतलब इस डिपार्टमेंट में इतनी तो महिलाएं नहीं होती थी। अभी जो है महिलाएं जो है वो सेम लेवल पे ऐसे मेल के स्टाफ के साथ जो है वो काम कर रही हैं। सारी शिफ्ट में हम काम करते हैं। अभी जो एनी रेलवे की जीएम मैडम है हमारी मैम सौम्या माथुर जी, वो एक फीमेल है, तो एक इतने बड़े पोस्ट पे फीमेल का होना हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। वक्त बदला, समाज ने महिलाओं की क्षमताओं को पहचाना। वो घर की चौखट से बाहर निकली। शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल, बिजनेस, हर जगह अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुआ। मैरी कॉम ने रिंग में परचम लहराया। किरण मजूमदार शॉ जैसी महिलाओं ने बिजनेस वर्ल्ड में अपनी सफलता की कहानियां गाड़ दी। महिलाएं आज खुद को सीमाओं में नहीं बांधती, बल्कि अपनी राह खुद बनाती हैं। ये मध्य जोन में जो हमारे जो थाना क्षेत्र है वो कुल 10 थाना क्षेत्र है, जिसमें महिला थाना भी शामिल है। और हमारे जुरिस्डिक्शन में 20 पिंक बूथ हैं और जितना कुल पुलिस बल है उसमें लगभग 20% जो है वो महिलाओं की हिस्सेदारी है। आज की महिलाएं सिर्फ देवी नहीं बल्कि एक डीवा भी हैं। सेल्फ मेड, इंडिपेंडेंट और जबरदस्त कॉन्फिडेंट। वो खुद के लिए फैसले लेती हैं, अपने पैशन को फॉलो करती हैं, अपनी पहचान खुद बनाती हैं। वो सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि ऑफिस, स्टार्टअप और बोर्ड रूम में भी अपनी धाक जमाती हैं। उसकी आवाज सुनी जाती है, उसकी सोच बदलाव ला रही है। हमेशा ही सेंट्रल रेलवे ने जो भी महिला कर्मचारी है उनको हमेशा ही आगे बढ़ाया है और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वंदे भारत में हमें काम करने का मौका मिला है। और मोस्टली आज जो भी महिला है इसमें वर्क कर रही है सभी महिलाएं ही हैं। महिला होना आज सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक शक्ति है। समाज की दिशा बदलने में महिलाएं अब केवल सहयोगी नहीं हैं, बल्कि लीडर हैं। वो पॉलिसी मेकर हैं। वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल हैं। अगली पीढ़ी को आगे बढ़ा रही हैं, दुनिया को दिखा रही हैं कि वो किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं। देवी से डीवा तक का ये सफर सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि जबरदस्त बदलाव है। एक ऐसा बदलाव जो आगे भी नए आयाम छूता रहेगा। लिहाजा आपका अपना चैनल सभी महिलाओं को दिल से सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आपने स्पेशल रिपोर्ट देखी। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि देवी से डीवा तक की जर्नी बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, मिडिल हिस्ट्री को देखते हैं या अभी प्रेजेंट का समय देखते हैं, अलग अलग लेवल पे चैलेंजेस हैं। हमने खास पैनल तैयार किया जिससे हम बातचीत करेंगे। एंड आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ मैं जल्दी से। दिव्या मित्तल जी हमारे साथ हैं, डीएम देवरिया हैं। उसके बाद मनीषा सिंह जी हैं, एडीसीपी सेंट्रल। रंजना अग्निहोत्री जी, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। डॉक्टर नीतू बत्रा, वरिष्ठ फेलो ICSSR हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और डॉक्टर निशा खन्ना जो कि
साइकोलॉजिकली हमें समझती हैं लोगों को, यानी कि मनोवैज्ञानिक हम कह सकते हैं, मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझती हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और पैनल में आप लोग हैं। इट्स सच एन ऑनर मोमेंट हमारे लिए है कि आप लोग हमारे साथ हैं। दिव्या जी, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जब मैं आपके ट्विटर को फॉलो कर रही थी और मैंने देखा IIT, IIM और पूरा स्ट्रगल का आप जिक्र करती हैं और उसके बाद भी यू नॉट सेटिस्फाई, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। एंड आप एज अ DM आप हमारे साथ हैं यहाँ पर देवरिया। ये जर्नी आसान नहीं, जो आपका पूरा एक थ्रेड मैं पढ़ रही थी उसमें बहुत स्ट्रगल मेंशन है। अब मैं चाहूँगी आप अपनी ज़ुबानी अपनी जर्नी को जिन भी शब्दों में पिरो सकती हैं प्लीज़ दर्शकों को बताइए ताकि लोग इंस्पायर हों आपसे। धन्यवाद जीनत जी। मैं दिव्या मित्तल हूँ। मैं जिलाधिकारी देवरिया के पद पे अभी आसीन हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मैंने पढ़ाई अपनी स्कूलिंग दिल्ली से खत्म करी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी IIT दिल्ली से और उसके बाद MBA IIM बैंगलोर से किया। फिर मैंने लंदन में जाके नौकरी करी कुछ साल और वहां पर पैसे बहुत थे, अपॉर्चुनिटीज बहुत थी, मगर कहीं सेटिस्फैक्शन की कमी थी और मुझे लगा मुझे अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। उसी सोच के साथ मैं वहां नौकरी छोड़ के वापस भारत आई और यहाँ पर मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करी और प्रभु की कृपा से मेरा IAS में सिलेक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश काडर मुझे मिला और फिर तब से मैं इस सेवा में लगभग 11 साल मुझे हो गए इस नौकरी में। तो तब से मैं इसमें विभिन्न पदों पर रहकर अपना योगदान देने का प्रयास करती आई हूँ। देखिए, चुनौतियां तो मैं कहूंगी कि हर मनुष्य के जीवन में आती है। मेरे जीवन में भी आई, पढ़ाई से लेकर जब सेवा शुरू हुई तब से लेकर आज तक, और जीवन भर चलती रहेंगी। परंतु जो आपने कहा कि और पाने की इच्छा, मुझे लगता है सेवा ने मुझे इतने मौके दिए कि काफी कुछ मैं पा चुकी हूँ और भौतिक चीजों के साथ साथ इतना प्रेम, आदर, सम्मान, बहुत कुछ मैं पा चुकी हूँ। तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ देने का ही मन है। झोली मेरी जो खाली लेकर आई थी सेवा में, वो काफी भर चुकी है मेरी। इट्स सो इंस्पायरिंग। और पैशन के लिए देश विदेश जाना और फिर उसके बाद सर्विस। मैं आपसे और बातचीत करूंगी। मैं चाहूंगी एक बार बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूं। मनीषा सिंह जी हमारे साथ हैं, ADCP सेंट्रल। मनीषा जी, हमारी सोसाइटी में एक डायलॉग है सो कॉल्ड, मैं उसको ज़रूर यहाँ पर एड्रेस करूँगी। विमेंस को जब कोई एक पुरुष रो रहा होता है या कहीं पर कमज़ोर महसूस करता है या कोई बात होती है तो एग्जाम्पल देते हैं कि चूड़ी पहन लीजिए। बहुत ही निम्न स्तर का एक एग्जाम्पल यूज़ किया जाता है और उसको कमज़ोरी से। जब यूनिफॉर्म में एक विमेन होती है और डिसिप्लिन और वो जो बैलेंस बनाती है, बहुत चैलेंजेस तो आपके सामने भी रहे होंगे, प्लीज आप शेयर कीजिएगा। मनीषा सिंह जी, मेरा सवाल आपसे था। मनीषा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। हाँ, अब अभी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ठीक है, हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। रंजना जी हमारे साथ हैं। बड़े सेंसिटिव मैटर्स होते हैं रंजना जी, जब हम उनको लेकर आगे बढ़ते हैं एज अ लॉयर। चैलेंजेस प्लीज बताइएगा। जब हम लोकल कोर्ट्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ पर भी मैं देखती हूँ किस तरह से काम हो रहा होता है और एक सभी तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक एज अ सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी, जो पर मैंने देखी है ऐसा हुआ है। लेकिन वहाँ पर मुकाम बनाना और सेंसिटिव मैटर्स के साथ अपनी आइडेंटिटी बना के आगे आना, अपनी जर्नी प्लीज शेयर कीजिएगा। देखिए, एज ए लॉयर, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, दोनों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप स्त्री शरीर में हैं तो कुछ चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरी एक तो संख्या कम है, हो सकता है मुझे कोई कंसीडर करे या ना करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको अपनी पहचान बनाने के लिए जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अपने आप को निखारने के लिए हमारे इस प्रोफेशन में आपको कानून के प्रति अपडेट रहना पड़ता है। आपको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे सत्य बात कहनी पड़ती है, उनको एकदम ट्रांसपेरेंट होकर आपको सलाह देनी पड़ती है और गलत सलाह देने से बचना चाहिए। और जो भी तथ्य आप लिखिए, अदालत के सामने प्रस्तुत करें, उनमें सच्चाई हो और कानून के दायरे में वो
खरे उतरें, तब आप अपनी बात पेश करें। वो अदालत आपकी बात को समझेगी और अपनी सम्मान को बनाने के लिए आप में मेहनत और सत्यता की आवश्यकता होती है। उसको मैंने अपने जीवन में उतारा है। न्यायालय के सामने मैंने सत्य तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा है और न्यायालय ने मेरी बात को सदैव कानून की कसौटी पर कसा और कानून की कसौटी पर कसने के बाद न्यायालय ने ये पाया कि रंजना अग्निहोत्री जिस मामले में बहस कर रही हैं वो सत्य है, एक भी उसमें तथ्य झूठ नहीं है। मुझे आदेश मिले और यही मेरे जीवन का उद्देश्य रहा, इसलिए मुझे ये मकाम आप सबके आशीर्वाद से जो मिला है, मुझे मेरी सत्यता और मेरी कड़ी मेहनत के बाद ही मिला। अच्छा, एक चीज बताइएगा बहुत शॉर्ट में, रंजना अग्निहोत्री जी को ये एहसास कब हुआ कि मुझे लॉयर ही बनना है, वकील ही, इससे कम तो कुछ नहीं, और बड़े मैटर्स पे ही काम करना है? बहुत रिसर्च होती है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज है, मैं भले उस पर ना बात करके, लेकिन रंजना अग्निहोत्री लॉयर ही क्यों बनी? देखिए, मेरा जन्म अवध क्षेत्र में हुआ। चूंकि अवध क्षेत्र अयोध्या से आता है, भगवान श्री राम की जन्मस्थली रही है, श्री कृष्ण की जन्मस्थली रही है और काशी विश्वनाथ का क्षेत्र रहा है। अवध क्षेत्र में होने के कारण मेरे घर में श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण पढ़ाने का चलन था। मेरे पितामह मुझे हमेशा पढ़ाते रहते थे और इसको करते करते जब मैंने बीएससी पास किया, उसी समय राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो मैंने ये सोचा, भगवान मुझे श्री राम की सेवा करने का अवसर किस माध्यम से मिलेगा? तो ये माध्यम मुझे भगवान श्री राम ने ही अपनी सेवा में रखने के लिए मुझे मेरा दाखिला एलएलबी में कराया। उसके बाद मैं 1995 में वकालत में आ गई। वर्ष 2000 से मुझे श्री राम जन्मभूमि के केस में श्री राम की कृपा से ही कार्य करने को मिला और आज जो काशी विश्वनाथ है, मथुरा केस है और बहुत सारे जो सेंसिटिव केसेस हैं, वो भगवान श्री राम की कृपा से और कहीं ना कहीं मेरे अथक प्रयास, मेरी सत्यता, मेरी कठोर मेहनत का ही परिणाम है। नहीं, हमारी शुभकामनाएं भी हैं और आप सभी रोल मॉडल्स हैं और हम तो बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं एज ए विमेन, मैं भी, कि हम अलग अलग सेक्टर्स के विमेन से बात करें जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। मनीषा सिंह जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं तो मेरा सवाल आपसे, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। सॉरी, पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी। मनीषा जी, जब आपने यूनिफॉर्म पहनी, एक तो यूनिफॉर्म पहनने का ख्याल, ऊपर से मैं एक एग्जाम्पल का जिक्र करी थी, सोसाइटी विमेंस को किस तरह से, सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर जो है एक तरह से डोमिनेट करते हैं या सेकंड क्लास ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, सक्सेस को इजीली डाइजेस्ट नहीं करते। यूनिफॉर्म पहनने का ख्याल और यूनिफॉर्म पहनने के बाद के चैलेंजेस, और आज हम बात कर रहे हैं आपसे, एंड यू आर सच एन रोल मॉडल। एक बड़े मास को आप जब टैकल करती हैं, हैंडल करती हैं, तो वो जर्नी जरूर बताइए हमें। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो जीजीआईसी के विभिन्न जनपदों में हुई थी और इसके बाद मैंने एमएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया और एमटेक मिनरल एक्सप्लोरेशन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से किया। तो जब मैं इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत थी, तभी एक सपना था कि किसी एक अच्छी सेवा में जाऊं जहां पे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले और अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वो दे पाऊं। तो वहां से ही मेरा ख्याल आया कि पुलिस सर्विस या कोई भी अन्य ऐसी सेवा में जाऊं जहां पर लोगों के साथ मिल करके और उनकी समस्या का निराकरण कर सकूं। तो जब मैंने अभी मुझे लगभग 22 साल हो गए इस पुलिस सेवा में, तो मैंने स्वयं सोसाइटी में और पुलिस सेवा में काफ़ी चेंजेस को महसूस किया है। जब मेरी प्रारंभिक सेवा शुरू हुई थी तो मैं एज ए सर्किल ऑफिसर तैनात थी। तब पूरे सर्किल में सिर्फ एक महिला कांस्टेबल होती थी। पूरे की पूरी पुलिस फोर्स जो है उसमें काफ़ी मेल डोमिनेटिंग ऑफिसर्स थे। लेकिन अभी स्थिति काफ़ी बदल गई है। अब महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो गया है पुलिस बल में और हम लोगों को ट्रेनिंग में भी काफ़ी बदलाव आए हैं और अब जो है महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं को सुना जाता है और ट्रेनिंग में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी आप कोई केस स्टडी अपनी ज़रूर बताइएगा। जब तक मैं बाकी मेहमानों से एक बार बात कर लेती हूँ ताकि वो भी हमारे लिए इंस्पायरिंग है। और आपने कहा कि ठीक बात है, एक्सेप्टेंस बढ़ी है और चैलेंजेस जो है काफ़ी हद तक अब थोड़े से कम हुए हैं। नीतू बत्रा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ फेलो। नीतू जी, अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में, और कितना मुश्किल रहा ये? सच कहूँ तो मतलब मैं एक तरह से सोशोलॉजिस्ट हूँ, समाजशास्त्री हूँ और ये एक एक्सीडेंटल है क्योंकि मैं एक साइंस स्ट्रीम में थी
और आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज इन बीएससी, मतलब जब मैं बीएससी में ही थी तो मेरी शादी हो गई थी और एक एजुकेशन मेरी इंटरप्ट हो गई थी 6 से 7 साल। दोबारा से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एजुकेशन करी, एमए किया, नेट किया, पीएचडी किया। तो ये एक दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, जैसे सबसे पहले तो मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं जिनके साथ ये मंच शेयर कर रही हूँ, इतनी इंस्पिरेशनल जर्नीज़ हैं, और उसी तरह से शायद मुझे भी अपने आसपास बहुत सारे रोल मॉडल्स दिखते गए और मुझे लगा कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है, और जुड़ गई इसी रिसर्च के। गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ को मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने रिसर्च स्टार्ट करी अपनी पीएचडी, पोस्ट डॉग एंड, और एक मुझे मिला एजिंग कि हाँ, मुझे 60+ के लोगों के ऊपर काम करना है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसे विषय से जुड़ी हुई हूँ जो बहुत ही रेलेवेंट है, और सरकार भी हम इन मुद्दों पे काम कर रही है, हम उनके साथ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, कुछ पॉलिसी फॉर्मेशन पे भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो आपका विज़न है, जो आपका सपना है, उसको आप देखते रहिए और रास्ते आपके लिए साफ़ होते चले जाएंगे। क्योंकि अभी भी समाज में बहुत जगह ये चीज़ है कि भूमिकाएं औरतों की कुछ अलग सी बता दी जाती हैं कि आप ये काम करने के लिए आप ये काम कर लीजिए, आप कुछ करना चाहते हैं आप ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए, अच्छा आप बुटीक खोल लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे सभी लोग शायद इन धारणाओं को, इन भ्रमों को तोड़कर ही आगे बढ़े हैं, और इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं, और आज की जनरेशन भी, आप भी उसमें शामिल हैं जो इसको अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें आपने बहुत अच्छी बात की, और सबसे बड़ी बात आपने जिस तरफ ध्यान भी दिया, कई बार हम बातचीत में भूल जाते हैं कि वैसे तो इजाज़त नहीं देते थे बहुत बड़े लंबे समय तक कि लड़कियां बाहर निकले। जब इजाज़त दी तो सिर्फ इतनी कि चलिए बहुत कुछ नहीं तो टीचर बन जाइए, आप घर को भी समय दे देंगी और आप स्कूल में भी आप नौकरी भी कर लेंगी। तो वो भी ऐसा होता था कि चलिए हम आपको इतनी इजाज़त दे देते हैं। बहुत सारे परिवारों में ऐसा हुआ है, लेकिन अब वो बैरियर तोड़ दिया गया कि आप मत तय कीजिए, हमें तय करने दीजिए कि हमें क्या करना है। निशा खन्ना जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर निशा खन्ना। देश में, पूरी दुनिया में साइकोलॉजिकली कैसे हमें डील करना है, मेंटल हेल्थ को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस विषय पर आज भी लोग खुलकर नहीं बोलते कि वो तनाव में है या फिर सोसाइटी उसको स्वीकार नहीं करती। आपने इसे सब्जेक्ट के तौर पर चुन लिया, इसको पढ़ा अपने सालों से, ये थॉट कैसे आया? ये बहुत रेवोल्यूशनरी थॉट है, बहुत समय से बहुत आगे आपने सोचा इस चीज को। मैं ऐसा कहूंगी कि हम सब लोग परिवारों में रहते हैं, और परिवारों में जब अगर एक ही परिवार में अलग अलग लोग हैं तो उनकी सोच अलग होती है। उसी तरह हिंदुस्तान के एक परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ परिवार के 4 मेंबर्स की सोच बिल्कुल अलग, एक दूसरे से मेल नहीं खाती, पर वो एक परिवार में रहती थी। और एक ऐसा परिवार जहाँ पर औरत अगर मर्द के खिलाफ बोले तो उसे बदतमीजी कहा जाए, और सिर्फ मर्द ही नहीं, उस परिवार में रहने वाली औरतें भी वही सोच रखे, और आसपास का एनवायरनमेंट भी यही सोचे कि अगर औरत अपनी जुबान खोल रही है तो वो बदतमीजी कर रही है, चाहे वो तार्किक रूप से किसी चीज को बोल रही है, चाहे वो अपने ओपिनियन को शेयर कर रही है, चाहे वो कोई भी ऐसी बात जो उसे ठीक लगता है वो पेश कर रही है, चाहे वो अपने मन की चाहत हो। तो ऐसे समाज से आना और ऐसे परिवार से आना, और जहां तक आई थिंक सो जो मेरा सफर रहा है, डेफिनेटली वो स्ट्रगल से बना तो रहा ही है, क्योंकि मैंने खुद डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया था। तो ऐसे समय में जब मैंने खुद मार खाई और कई सालों तक खाई, और इसलिए खाई क्योंकि मैं जो कह रही थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, मेरे व्यू पॉइंट को समझा नहीं जाता था, और जो समाज की सोच है वो मुझ पर ला दी जाती थी, और उसी के दृष्टिकोण को सामने रखा जाता था कि वही सही दृष्टिकोण है। और जिस बैकग्राउंड से मैं थी, क्योंकि मेरे उस टाइम पर शायद एसेक्सुअलिटी को कोई समझता नहीं था। अगर आप किसी से जाकर ये कहिए कि आप किसी के प्रति आकर्षित नहीं है और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है और नहीं रहना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी अजीब सी बात होती थी। आज की डेट में, क्योंकि साल 2014-15 के बाद एसेक्सुअलिटी को मानसिक बीमारी नहीं माना जाता था। अगर उस समय तक अगर किसी डॉक्टर के पास भी लेके जाया जाए तो यही बोला जाता था कि शायद इस इंसान में कोई प्रॉब्लम है, ये इंसान या ये लड़की या लड़का झूठ बोल रहा है, किसी इंसान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आप आई हैं, मैं इस पर और बातचीत करूंगी। एक बार दिव्या जी का रुख कर लेते हैं। हाँ ठीक, अब निशा जी हम इस पर बातचीत करेंगे। दिव्या जी, एज अ डीएम आपकी जर्नी तो हम देख रहे हैं,
चैलेंज कैसे मैनेज करती हैं? स्पेशली मैंने देखा है बहुत सारे सीरियल्स बनते हैं और बचपन में बच्चों से पूछा जाता है तो हम IAS IPS बनना चाहते हैं, लेकिन ईजी नहीं होता और पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। मैं चाहती हूँ कोई एक आध कोई केस, कोई एक केस स्टडी, कोई हिस्ट्री आप प्लीज शेयर कीजिएगा, कोई चैलेंज। देखिए, जिलाधिकारी का जो पद है, जब आप उस पर आते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज तो उसमें यही होता है कि समाज में आज भी महिलाओं को एक नेतृत्व की भूमिका में देखने की आदत नहीं है। तो जब मैं शुरू में जिलाधिकारी बनी तो संत कबीरनगर में मैं पहली महिला जिलाधिकारी थी, और कई बार लोग कहते थे कि देखिए महिला होने के बावजूद अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे बड़ा कह सकते हैं कि अटपटा लगता था, और मैं चाहती थी कि एक दिन ऐसा आए जब लोग कहे, और हम सभी के लिए जो आपके बाकी पैनलिस्ट भी बहुत एस्टीम्ड, बहुत अच्छे सारे पैनलिस्ट हैं, कि वो महिला है इसीलिए अच्छा काम कर पा रही है। आपने पहले प्रश्न पूछा था कि कोई रोए तो कोई चूड़ी पहन लो। आंसू या इमोशंस ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। अगर महिला में इमोशन है तो उसमें पैशन भी है, और वही इमोशन उससे लोगों के लिए जिलाधिकारी के रूप में और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें इन सब चीजों को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। आपने बात की पॉलिटिकल प्रेशर की। देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर, हर तरह के प्रेशर हर किसी के जीवन में होते हैं। अच्छे और बुरे लोग हर फील्ड में हैं, चाहे आप कोई भी फील्ड ले लें। पर मुझे लगता है कि ज्यादातर मसले यदि आप बात करते हैं, आप लगातार अपना संवाद स्थापित करके रखते हैं, तो वो हल हो जाते हैं। और एक चीज मैंने और देखी है कि देखिए, आप यदि आपका कोई राजनीतिक व्यक्ति आपसे कोई बात कहता है और आप उसे मना कर दें, परंतु अगर आपका कोई सेवा का सीनियर आपसे वही बात कहता है तो आप उसे मान लें, तो जाहिर सी बात है उसमें दिक्कतें पैदा होंगी। तो मैं अपने से जूनियर्स को भी यही बताती हूँ कि आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें, तो ज्यादातर मसले इसमें हल हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ज्यादातर इसी तरह से मैंने देखा है। कुछ एक आध मसले जरूर हो जाते हैं जिसका हल किसी वजह से नहीं हो पाता, परंतु जो आपने चैलेंजेस कहे ये वही चैलेंजेस हैं, और इनको लांघ कर आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन परिवार और काम के बीच में तालमेल कैसे बनाया आपने? क्योंकि बहुत इजी नहीं होता। और फिर जब मैं आपकी एजुकेशन देखती हूँ, एक्स्ट्रा स्टूडियस होना। अच्छा, एक और चीज़ की पैनल में भी कुछ लोग हैं कि आपके लिए तय था नहीं, आप टीचिंग कर लीजिए, बहुत बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर। मतलब ऐसे मेरे पास अपने एग्जाम्पल्स हैं, आपके पास भी हैं। उसमें फिर IIT IIM, फिर आप लंदन जाती हैं, फिर वापस आती हैं, फिर आप अपने ड्रीम के पीछे जो है एक पैशन के साथ आगे बढ़ती है। मैं आपके डॉटर्स पर भी बात करूंगी, क्योंकि पेरेंटिंग भी बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे देश में कि पेरेंटिंग भी आनी चाहिए पेरेंट्स को। तो ये बैलेंस कैसे बनाया, ये बता दीजिए, हमारे भी काम आएगा फ्यूचर में। नहीं, देखिए, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, प्लीज बोलिए। हाँ, देखिए, बैलेंस, पहली बात तो मैं कहूंगी कि जो हमारे लिए जरूरी है हम उसके लिए समय निकालते हैं, चाहे समय की कितनी भी कमी हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, और मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, एक भगवान की एक आशीर्वाद है मुझ पे कि वो दोनों बेटियां मेरे पास हैं। तो अब मेरा ये प्रयास रहता है कि चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ तो उनके साथ कुछ समय मैं जरूर निकालूं। कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी छोटी बेटी को, छोटी है, जल्दी सो जाती है, तो मैं कहती हूँ कि बेटा जगे रखना, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा जग लेना, मगर मुझसे मिलना जरूर। तो बैलेंस बनाना कठिन है, लेकिन इसमें आपको सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। और मुझे कहने में बहुत गर्व है कि मेरे परिवार वाले, विशेष तौर पे मेरे पति का मेरे साथ बहुत सहयोग रहता है, चाहे वो बच्चों को देखने में हो, और इसी तरह से एक, जिसे कहते हैं कि साथ साथ चलते हुए वो चीज सफर करता है। मेरी बेटियों का बहुत सहयोग है। कई बार जब मैं अकेली होती हूँ तो बहुत छोटी, 8 और 6 साल की, मगर मैं जब उन्हें समझाती हूँ कि बेटा ऐसी समस्या है और ये करना है और आप ऐसे ध्यान रखिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी बड़ी होकर इतनी बातें समझने लगती हैं और आपका सहयोग करने लगती है। तो अब यही है कि आप प्रायोरिटाइज करें अपने फैमिली को भी, अपना समय निकालें, तो मुझे लगता है चीजें आगे बढ़ सकती है आराम से। ये अच्छी बात आपने कही, और पेरेंटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। मनीषा सिंह जी, कोई एक केस जल्दी से बता दीजिए जिसने आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया और आपने उसे कैसे टैकल किया। देखिए, मेरी जो तैनाती है वो विभिन्न बड़े बड़े जनपदों में रही है, जैसे मेरठ में, आगरा में। तो वहाँ पर कम्युनली सेंसिटिव बहुत एरिया रहते हैं, तो वहाँ पर कई बार ऐसे होते हैं, कभी कोई कम्युनली सेंसिटिव कोई मसला हो गया तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों को घर जाने का मौका नहीं मिलता है, दिन रात लगे रह करके वार्ता करके समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो परिवार में नहीं जा पाते हैं, तो बच्चे भी परेशान होते हैं। जब शुरू की नौकरी थी तब बच्चे छोटे थे, तो इस तरीके से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। और कई बार बच्चों की नाराज़गियाँ भी हम लोगों को अपनी जो सर्विस है उसके दौरान सामना करना पड़ता है।
तो ये सब चैलेंजेस ऐसे रहते हैं कि जिनसे हम लोगों को एक बार कभी तो मन में एक आता है कि कोई साइड पोस्टिंग ले लें, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, हम लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी टफ ट्रेनिंग करी है, तो हम लोगों की भी ये ड्यूटी है कि हम लोग समाज को भी कुछ दें और कुछ अच्छा स्थापित करें। तो फिर लगता है कि नहीं, परिवार को भी हम लोगों को थोड़ा समझना होगा और फिर हम लोग फिर उतने ही आत्मविश्वास से आगे आते हैं और फिर जो हमारा उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने की। दिव्या जी, एक सवाल मेरा और आपसे, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत कई बार होता है कि इतनी अच्छी बातचीत हो रही होती है तो आप में भी थोड़ा सा लालच आता है कि आप कुछ और जल्दी से ग्रैब कर लें। तो ऐसा माना जाता है कि अच्छा, आपकी शादी हो गई तो एक करियर पे थोड़ा सा ब्रेक लग गया। एक तो आप घर से बाहर निकले, आपने करियर बना लिया तो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद अगर आपने शादी कर ली और अगर आपका बच्चा हो गया तो मतलब खत्म करियर। वो जो बैरियर और जो माइंडसेट है उसे तोड़ने की अभी भी जरूरत है, बिकॉज आप सभी पैनल में एग्जाम्पल है कि नहीं, बच्चा कभी कमजोरी नहीं हो सकता। आपका बच्चा आपकी स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि आपने 2 बेटियों का जिक्र किया। तो ये एक मैसेजिंग मैं चाहती हूँ इस प्रोग्राम के जरिए हम दे कि प्लीज, बच्चा स्ट्रेंथ होता है, आपकी कमजोरी नहीं हो सकता। देखिए, बिल्कुल जीनत जी, मैं आपसे ज्यादा से मतलब आई कैन नॉट बी मोर अग्रीइंग विद यू ऑन दिस। देखिए, कई बार मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब मुझे लगा कि क्या मतलब मुझे रुक जाना चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए। तब मेरे आंखों के सामने घूम जाती है मेरी दोनों बेटियों की तस्वीर, और मुझे लगता है कि अगर आज मैं यहाँ पे हिम्मत हार जाऊं तो मैं कल को अपनी बेटियों को क्या करूंगी कि बेटा तू मेहनत कर, तू बड़ी बन और तू ये कर। और क्योंकि अपने सामने आने वाली चुनौतियों से जब उसकी मां नहीं लड़ पाई तो वो मैं किस मुंह से उसे प्रेरणा दूंगी। तो कई बार मैंने जीवन में बहुत बोझिल होते हुए भी कदम आगे बढ़ाया है अपनी बेटियों के लिए। और मैं ये मानती हूँ कि जो भी कोई माता है या पिता है, वो जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, वो समाज को, दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो आप जब अपने जीवन में संघर्ष करते हैं तो आपके बच्चे उस संघर्ष को देखते हैं और उससे वो सीखते हैं। आप उसे कितना भी बता ले बेटे गिव अप नहीं करना है, मगर जब वो देखते हैं कि उनकी माता या उनके पिता जीवन में गिव अप नहीं कर रहे हैं, परेशान है, दुखी है, पर खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब वो सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं कि उनके लिए करना है, बट उनको ध्यान में रखते हुए करना है। बिल्कुल कमजोरी नहीं है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ शायद मेरी बेटियां ही हैं। अपनी अच्छी बात की। निशा जी, मेरा सवाल आपसे एक और काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस के बिहाफ पे भी मैं चाहूँगी। हम वायलेंस घर में भी झेलते हैं और वर्क प्लेस पर भी होता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेक्टर्स में। पैनल में जितने लोग हैं उन्होंने अपने अपने वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ फील किया होगा। इट कैन बी कमेंट, सेक्सुअल कमेंट होते हैं आपको लेकर, आपकी सक्सेस को गलत तरीके से आंकने की कोशिश भी होती है। हम सभी जानते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद खड़ा होना, बिकॉज सोसाइटी एक माइंडसेट लेके चलती है, अच्छा इस फीमेल के साथ ये कंट्रोवर्सी है तो पक्का इसकी गलती होगी, शी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये होगी ही ऐसी, इस टाइप की बातें होती हैं। एक बड़ा हिस्सा विमेंस का होता है जो ये बातें करता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत शर्म की बात है ये। इस पर मैं चाहूंगी कि ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी के साथ कोई चीज है तो उसने क्या गो थ्रू किया होगा, उसने कैसे सरवाइव किया होगा। और क्योंकि आपने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं आपको दिल से सलाम करती हूँ। कितना मुश्किल रहता है ये? देखिए, मेरे ख्याल से होता है जब आप लाइफ में एक चीज को बार बार झेलते हो ना, हाँ, तो फिर आपको उसे हैंडल करने का तरीका भी आ जाता है। तो कहते हैं ना, एक ही जख्म पर अगर बार बार नमक लगा दिया जाए तो एक वक्त आता है अब आप उस जख्म को ही अपनी ताकत बना लीजिए। ठीक बात है। तो फिर आपको इन सामने वाले को हैंडल करने का तरीका भी आ जाता है। सो आई थिंक सो, क्योंकि मैं एक मेंटल हेल्थ के प्रोफेशन से हूँ, तो बाउंड्रीज क्रिएट करना पता है और बाउंड्रीज को कम्युनिकेट करने का काम भी हमारा ही होता है, चाहे हम वो मेल है या फीमेल है या किसी भी रिलेशनशिप में है या चाहे वर्क प्लेस पे है, किसी फैमिली में है। तो जब हम बाउंड्रीज को कम्युनिकेट करते हैं तो आपका एक बैड इमेज आता है। अगर आप अभी कभी एज ए बॉस अपनी बाउंड्रीज को कम्युनिकेट करें, एज ए वुमेन अपनी बाउंड्रीज को कम्युनिकेट करें, एज ए प्रोफेशनल अपनी बाउंड्रीज को कम्युनिकेट करें, तो दूसरों को तकलीफ होगी जब हम ना बोलेंगे। ठीक बात है, आपने तो अच्छी जहां बात हम की। ना बोलेंगे तो सामने वालों को तकलीफ होगी, तो आपका एक बैड इमेज आएगा, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक कहावत है, जब हाथी चलता है तो कहते हैं कुत्ते भौंकते हैं, तो एक वक्त आता है हाथी को आदत पड़ जाती है, लोग बोलेंगे, लोगों का काम है, वो कहते हैं ना कुछ तो लोग। अच्छी बात कही। माय मदर यूज्ड टू से कि बेशरम मिट्टी के बन जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए, आपकी इंटेंशन प्योर है, इवेंचुअली लास्ट में आपके साथ अच्छा ही होगा। लोगों के कमेंट से आपका करियर, आपकी डेस्टिनी डिजाइन है। तो नीतू जी,
एक लाइन में एक मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहें, एक लाइन में, समय की थोड़ी सी बंदिश है। सोसाइटी में मैंने तो पहले 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उनको दोबारा से एक बात कहना चाहूँगी जो मैम ने भी कही कि एक्सप्रेसिव होना एक तो कोई कमज़ोरी नहीं है, स्ट्रेंथ है। ये विमेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो एक्सप्रेसिव है। ठीक बात है। दूसरी बात जो परिवार और बच्चों की है, इनका सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है और मेरे साथ भी मेरे बच्चे और मेरे परिवार का मेरे सहयोग पास समय जो बिल्कुल ना के बराबर, मैं आज यहाँ माफी पहुँच चाहती हूँ, लेकिन पाई हूँ। आप लोग जुड़े, बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती समय निकाला, हम बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अच्छा लगता है, अपने आसपास की महिलाओं को आगे बढ़ाइए, सशक्त कीजिए, उन्हें ताने और कमजोरी का प्रमाण मत दीजिए, उन्हें मत सताइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।